दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराशि कबर। और ये नागराशि दूसरी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। नागराशि कबर। कुख्यात अपराधी प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का आविष्कार आतंकवादी गिरोह के लिए किया था। एक ऐसा शख्स जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। मां शक्तिशाली नागराज को गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने असम में विनाश आरंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिशाली योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चुंगल से मुक्त करा दिया। नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वहीं सबके पास है। नागराज नागरसी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वैसी बस्ती में रहता है। शेखू, ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर वह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम ले किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिया का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता कि यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है वह नागराज ही है या कोई और। तुम एक काम करो, उसे शेखू से मिलाने के बहाने झिंगागार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा दादा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, तुमसे जरूरी बातें करनी है, इधर कैबिन में आ जाओ। चलो। तुम्हें शेखू से मिलना था ने? हाँ, यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए शेखू किसी अजनबी से नहीं मिलता। मैं शेखू के लिए अजनबी नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें अपना पूरा परिचय देना चाहिए। बस तुम मुझसे इतना कह दो कि नागराज आया है। तुम नागराज हो? हाँ, यही नाम है मेरा। फिर तो मैं तुम्हें अभी शेखू के पास ले चलता हूँ। तुम्हारा नाम कतिय अजनबी नहीं है। चलो। रास्ते में। नागराज अजनबी नाम नहीं, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि शेखू ने मुझे कहा था यदि इस नाम का कोई आदमी उससे मिलने आए तो तुरंत तुरंत उसे गार तक पहुंचा दूं। गनीमत है कि यह आदमी मेरे बारे में अधिक कुछ नहीं जानता। नागराज, बिल्कुल ये आदमी यही नाम बताया था शेखू ने। अब तुम इस कार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झिंगागार में उतर चुका है और वह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है।
अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे शिकार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो सदगस खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वहीं ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गौर में, नागराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। इसकी आवाज तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाजों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यह आवाज गूंजती है, जरा सी आवाज पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहाँ से आई है। हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेख हूँ, मूर्ति का नागराज। पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाई हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुल्ढा के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान, सोए। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लॉक कहते हैं नागराज। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है, बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो असम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और नहीं तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठोक ठोक। सोए। आदमी जानदार है, लेकिन अकल दुरुस्त नहीं है। इसकी अकल दुरुस्त करनी होगी। वो तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। ठोक। स्नेक हैंड का माहिर है। ठोक ठोक। तड़ोक। ओह। ठोक तड़ोक। सोए सोए। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त काबू कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपाही सालार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं, दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दाना खोलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों झींगा गार से बाहर निकले। इन लोगों ने मुझे नशे का आदी बना दिया, ताकि हर समय मुझे पैसे की जरूरत महसूस होती रहे और मैं इनके लिए काम करता रहूं। लेकिन एक मासूम लड़की की हत्या ने मेरे मन में उनके प्रति नफरत भर दी। उसे मेरे सामने कत्ल किया गया। मैं शराब पीता रहा और उसे बचा नहीं सका। ऐसा लगता है उसकी आत्मा मेरे इर्द गिर्द भटकती रहती है। उसकी हत्या क्यों की गई? यह एक दिल हिला देने वाली कहानी है, एक देशभक्त जासूस की मदद करने वाली लड़की की। यह किस्सा 6 माह पूर्व का है, जब मुझे काम सौंपा गया था। मास्टर रोमो, हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए एक नया काम आया है। किसी के कत्ल का मामला होगा शेखू।
हाँ, हेडक्वार्टर ने बेगार कैंप के नाम से जो प्रशिक्षण केंद्र खोला है, वहां से एक मजदूर भाग निकला था। वह दरअसल एक जासूस था। हर इलाके में नाकेबंदी की गई, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। ताजा सूचना के अनुसार वह बिल्लोरी बस्ती के करीबी जंगल में छिपा हुआ है। मालूम हुआ कि एक लड़की उसे जंगल में खाना देने जाती है। बिल्लोरी बस्ती में रहने वाली इस लड़की का नाम कामनी है, और इसके साथ सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। तुम्हें सिर्फ जासूस की लाश चाहिए ना? हाँ, फिलहाल तुम्हें यही काम करना है। ये रहा उसका फोटो। मैं बिल्दौरी गांव जा पहुंचा और शीघ्र ही उस घर को तलाश कर लिया जहां कामनी रहती थी। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो कि अंधी थी। माँ, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ और बड़े संकट में फंसा हूँ, मेरी मदद करो। बोलो बेटा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं, बस कुछ दिन के लिए मुझे सिर छिपाने की जगह मिल जाए तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात है जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई है। मुझे मालूम हुआ है कि इस बस्ती के लोग आपको देवी समान मानते हैं। मेरी जान बचा लीजिए। बड़े मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं ये सारा धन आपको दे दूंगा। धन का लालच मत दो बेटा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन मानवता और पुण्य है जो हमारे पास है। तुम शरण आए हो तो जरूर तुम्हारी रक्षा होगी। माँ, आप भी सबकी बातों में आ जाती हो। यह मेरी बेटी कामनी है, एक ही बेटी है। मुझ पर शक मत करो लड़की, मैं सचमुच मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम्हें यही यकीन कैसे आ गया कि हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं? बस्ती के बाहर एक फकीर मुझे मिला था। उसी ने मुझे बताया कि इस घर के लोग मुझे बचा सकते हैं। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे बहन बनाना होगा। बहन? हाँ, मेरा एक भाई था, आंधी तूफान का मुकाबला करने वाला दिलेर भाई। बस कुछ हत्यारों ने उसे हमसे छीन लिया, और अब उस भाई की जगह पूरी करने वाला मुझे वैसा ही भाई चाहिए। वैसे तो अब तक मेरे बहुत से भाई बन चुके हैं, लेकिन वह बात मुझे अब तक किसी में नजर नहीं आई जो मेरे भाई में थी। अगर तुम मुझे इस लायक समझती हो तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर फक्र होगा। क्या विशेषताएं थी उसकी? पहले तुम मुझसे राखी बंधवा लो, तब सब कुछ बताऊंगी। आज से तुम मेरे भाई हो, इसे याद रखना। मेरी बहन, तुम भी याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई एक क्रांतिकारी देशभक्त था। वैसे लोगों के खिलाफ लड़ रहा था जो यहाँ की भोली भाली जनता को देशद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। पैसा, हथियार, सब कुछ बांटा जाता है, और यह सब कुछ विदेशी एजेंट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं को खरीदा हुआ है। मेरे भाई ने ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा एक दल बनाया, और फिर टकराव होने लगे। बिल्लोरी जंगल में एक तिलिस्मी अड्डा बनाया जहाँ मेरे भाई का दल छिपा रहता था। लेकिन दल में एक गद्दार पैदा हो गया, और उसने धोखे से मेरे भाई को मरवा दिया। हमने इसका कोई गम नहीं किया, और मैंने अपने भाई की जगह संभाल ली। लेकिन मैं नेतृत्व में कमजोर साबित हुई। उधर हमारे दल के आदमियों को चुन चुनकर मारा जा रहा था। दल बिखर गया और अंततः मैं अकेली रह गई। काश मेरे भाई जैसा नेतृत्वशाली भाई मुझे मिल जाए तो यह दल फिर से गठित हो सकता है, और देशद्रोहियों के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी जा सकती है। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भाई का क्या नाम था? वैसे तो उसका नाम नारायण था, लेकिन वह काला चीता के नाम से जाना जाता था। काला चीता? हे भगवान, काले चीते की हत्या तो मेरे हाथ हुई। क्यों, तुम परेशान क्यों हो गए? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल यह नाम मैंने कहीं सुना था। मैं तुम्हें पास के जंगल में भी नहीं, उन्हीं तिलिस्मी खंडरों में छिपा दूंगी। वहां कोई डाकू तुम तक नहीं पहुंच सकता। उस लड़की ने मुझे अपना भाई बनाकर बिल्लौर के जंगल में छिपा दिया, और उसी प्रकार मुझे खाना बेचती रही जैसे दूसरे जासूस को। मैं अपना काम खत्म करके वहां से भाग निकला। यानी तुमने उस जासूस की हत्या कर दी? हाँ, मेरी तरह वह भी कामनी का भाई बना हुआ था। तुमने बहुत बुरा किया। हाँ, इस बुराई की वजह से कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि कामनी को पकड़ लिया गया। कामनी को क्यों पकड़ा गया? बुलडॉग के आदेश पर। उसे शक था कि जासूस ने उस लड़की को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कामनी को यातनाएं देकर उसकी पूछताछ की जाती रही, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तुम्हारी आंखों के सामने हत्या की गई। मैं शराब के नशे में था, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसकी चीखें आज तक याद हैं। नीच आदमी, तुम अपनी बहन को नहीं बचा सके। इसलिए कहता हूँ नागराज, तुम मेरा कत्ल कर दो। हाँ, मैं अपनी बहन का हत्यारा हूँ। अगर तुम उसे बचा नहीं सके तो फिर तुम्हें इसका भरपूर बदला लेना चाहिए था।
इसके लिए धन, ताकत और गिरोह की जरूरत मुझे महसूस हुई, क्योंकि मैं अकेला उनके सामने चींटी समान हूँ। इसलिए मैं तुमसे मूर्ति हासिल करना चाहता था। क्या उन लोगों को मालूम है कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो? नहीं, इसका उन्हें कोई कतई एहसास नहीं। वे तो मुझे शराबी और निकम्मा समझकर अब कोई काम नहीं लेते। एक बात याद रखो रोमो, अब तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हें कामनी का सपना साकार करना है। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी है सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। उस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेनगनधारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बॉस का मुंह लगाए। लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। शेखू दालान में बैठा था। रोमो आया बॉस, अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं रोमो। किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वह रोमो मुझसे टकरा गया और मुझे फिर यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी, नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो शेखू, ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन, ओवर। हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन, ओवर। नागराज आगे स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है, ओवर। जो आपका इंतजार करो, ओवर। कुछ समय उपरांत सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो, ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकलने न पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस। वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है, या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेट गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो। और अगर वह तुमसे बच निकला तो बारदू से लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ, यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमन नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ। इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो, और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे। इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा।
अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओ शेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो, इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फ्रेम में कैसे ले लिया। डोंट मूव। मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपर बॉस का हुक्म है। सुपर बॉस के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल, अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। डिट फुस। ओए। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख शेखू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ। धौई धौई डिट फुस। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर रखूंगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और धौं धड़ोम। इधर रोमो छप्पर फाड़कर कूदा और याई। उधर फुस। थौक 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 तड़ौक। फुस। जिप। शेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले बाग का खेल को देख। कुप कुप। सांप। सोए सोए सांप। तभी शेखू भाग रहा है, मगर शेखू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में गिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दोस्ताद। तुम्हें थैले में क्या बदलाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झींगा गार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगा गार पहुंच गए। शेखू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देख शेखू, शाबाश। अब तुम मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेखू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के दिन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेखू जैसे 6 बॉस और हैं जो बुलडॉग के दिन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह घर मुझे बहुत पसंद आया। शेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह। यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने ये इलाका घुमा हुआ है। आज स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनुष्य खबरें सुनाने आए हो? सुपर बॉस, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर डाटा बढ़ रहा है और उसका रुख रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ। यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। इस हर प्रकार का सुरक्षा कवच हथियार सब उसके सामने नकारा है। इसके अलावा हमारे गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली।
होल्ड अप करो, मैं भी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है, अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब है वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने वह गद्दारी की कि मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपर बॉस, सातवां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब है अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपाट खुला है। वह क्या स्वागत है, वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा उस्ताद। लेट जाओ। भ्रॉम। धूम धड़ाम। फाटक या चार दीवारी को मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है। भ्रॉम। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नजर है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला। जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? नागराज की कब्र। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स तो यहीं समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है नागराज का बदला। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी नागराज के फोल्डर में, प्ले लिस्ट के अंदर। तो मिलते हैं इसी सेकंड पार्ट में, नागराज का बदला में।